हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हम इस समय पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज की हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्सटाइल के क्वेश्चन। तो आपको पता है यूपी टीजीटी पीजीटी वालों, आपका एग्ज़ाम जो है अगले 3 महीने के अंदर हो जाना है। तो आप लोग भी अपनी कमर कस लीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। चलिए हम देखते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला कपड़ा विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया था? क्या महाराष्ट्र में किया गया था? क्या गुजरात में किया गया था? क्या तमिलनाडु में किया गया था? या फिर पश्चिम बंगाल में किया गया था? तो भारत का पहला कपड़ा विश्वविद्यालय जो था, वो आपका किया गया था गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, निम्नलिखित में से परिसज्जा का उद्देश्य नहीं है। इसमें से क्या है जो परिसज्जा का उद्देश्य नहीं है? वस्त्रों में विभिन्नता लाना, वस्त्रों में बनावटीपन लाना, वस्त्रों के आकर्षण तथा सुंदरता में वृद्धि करना, या वस्त्रों की कोमलता को बढ़ाना। तो इसमें से परिसज्जा का ये आपका पहला है जो वस्त्रों में विभिन्नता लाना, ये परिसज्जा का उद्देश्य है। वस्त्रों में बनावटीपन लाना, ये भी इसका उद्देश्य है। वस्त्रों को आकर्षण तथा सुंदरता में वृद्धि लाना, ये भी जो है परिसज्जा का उद्देश्य है। वस्त्रों को कोमल बनाना इसका उद्देश्य नहीं है। हालाँकि ये सभी जो है परिसज्जा किए जाते हैं, जो है ये भी वस्त्रों को कोमल बनाना भी जो है परिसज्जा ही किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जो एक लगाना है, वो हो जाएगा आपकी जो है वस्त्रों की कोमलता को बढ़ाना, ये जो है परिसज्जा का उद्देश्य नहीं होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका 4th वाला जो ऑप्शन है, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, निम्नलिखित में से यांत्रिक परिसज्जा का प्रकार नहीं है। इसमें से कौन सा यांत्रिक परिसज्जा का प्रकार नहीं है? आपको पता है कि परिसज्जा 2 प्रकार की जाती है। एक तो यांत्रिक होती है और दूसरी जो होती है वो रासायनिक विधि होती है। यांत्रिक का मतलब कि यंत्रों की सहायता से परिसज्जा किया जाता है, और रासायनिक का मतलब कि रासायनिक विधि से, मतलब कुछ केमिकल वगैरह से जो है इसकी परिसज्जा की जाती है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन-सी परिसज्जा जो है वो यांत्रिक परिसज्जा नहीं है। क्या कपड़ों की कुटाई करना, ब्रुश करना तथा रुई काटना, ब्लीचिंग करना, या कैलेंडरिंग करना? तो जो यांत्रिक परिसज्जा नहीं है वो है आपका ब्लीचिंग। ब्लीचिंग करना आपका यांत्रिक परिसज्जा के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, निम्नलिखित में से रासायनिक परिसज्जा का प्रकार नहीं है। इसमें से कौन सा है जो रासायनिक परिसज्जा का प्रकार नहीं है? मर्सराइजिंग, क्रेपिंग, भारण करना, या टेंटरिंग? तो जो आपका टेंटरिंग है, ये टेंटरिंग आपका रासायनिक परिसज्जा का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, तिरपाल तथा रेनकोट पर की जाने वाली परिसज्जा कहलाती है, क्या कहलाती है? जल अवरोधक कहलाती है, अग्नि अवरोधक कहलाती है, सिकुड़न अवरोधक कहलाती है, या फिर फफूंदी अवरोधक कहलाती है? तो आपको पता है ये जो तिरपाल होता है और रेनकोट होता है, आप अगर आपके घर में कोई सामान रखा गया है और आप उसे बारिश से भीगने से बचाना है, बारिश से बचाना है, तो क्या करते हैं? आप उसे तिरपाल से ढक देते हैं। और फिर क्या करते हैं, जो रेनकोट होता है वो क्या करता है, तो वो आपको बारिश से बचाता है। रेनकोट का उपयोग हम तभी करते हैं जब हमें बारिश से बचना होता है। तो ये जो है इस पे की जाने वाली परिसज्जा क्या कहलाती है? तो ये हो जाता है आपका जल अवरोधक परिसज्जा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि परिसज्जा के निर्णायक तत्वों में एक वस्त्रों की प्रकृति तथा दूसरा तत्व कौन सा है? मतलब परिसज्जा के निर्णायक तत्वों में एक तो आपका वस्त्र की प्रकृति आ जाती है, लेकिन इसमें दूसरा तत्व क्या है? वस्त्रों की चमक है, वस्त्रों का रंग है, बस धागों की किस्म और बुनाई है, या वस्त्रों का कड़ापन है?
तो परिसज्जा के निर्णायक तत्व में एक आपका वस्त्रों की प्रकृति आ जाती है तथा जो दूसरा आपका होता है वो होता है धागे की किस्म और बुनाई होती है। इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका सेन्फोराइजिंग एक व्यापारिक चिन्ह है जिसका अर्थ है मतलब कि सेन्फोराइजिंग का क्या अर्थ है। जब आपने दूसरी क्लास ली थी तो हमने वहाँ पर टर्मिनोलॉजी की चर्चा की थी। तो वहाँ पे हमने सेन्फोराइजिंग के बारे में चर्चा किया था। अब आपको बताना है कि सेन्फोराइजिंग का अर्थ क्या होता है, कि वस्त्र प्रतिष्ठित कंपनी का है या ऐसे वस्त्र धुलने के पश्चात सिकुड़ेंगे नहीं, कम मूल्य वाले वस्त्रों पर ऐसी परिसज्जा की जाती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सेन्फोराइजिंग का अर्थ होता है ऐसे वस्त्र धुलने के पश्चात वो सिकुड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि बायोडिग्रेडेबल उत्पादों तथा पैकिंग उद्योगों में उपयोग किए जाने वाला फाइबर डॉट 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 कहलाता है, क्या कहलाता है? जूट तथा कॉयर कहलाता है, कपास और नायलॉन कहलाता है, पॉलिएस्टर और पॉलीएमाइड कहलाता है या फिर कपास और पॉलीएमाइड कहलाता है। तो आपको पता है कि बायोडिग्रेडेबल जो उत्पाद हैं और पैकिंग उद्योग में उपयोग किए जाते हैं उन फाइबर को हम क्या बोलते हैं? उनको हम जूट तथा कॉयर बोलते हैं, कॉयर। ठीक। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका वस्त्र पर सफेदी लाने के लिए कौन सी क्रिया की जाती है? तो वस्त्र पर सफेदी लाने के लिए कौन सी क्रिया की जाती है? क्या मर्सराइजिंग की जाती है, ब्लीचिंग की जाती है, मोयरिंग की जाती है या फिर सैनफोराइजिंग की जाती है? तो आपको पता है कि वस्त्रों पर सफेदी लाने के लिए हम क्या करते हैं? हम ब्लीचिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक एकल परिचारक द्वारा एक बार में सैकड़ों कपड़े समाप्त कर सकता है? वो क्या होता है? केराउंसन जीन्स फिनिशर, स्टीम डॉली, टनल फिनिशर या चूसर काउंटर मेज होता है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है कि एक एकल परिचालक द्वारा एक बार में सैकड़ों कपड़े समाप्त करने का मतलब होता है कि सैकड़ों जो है कपड़ों का कार्य कर दिया जाता है। ये आपका क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है टनल फिनिशर कहलाता है। क्या कहलाता है? टनल फिनिशर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका एक तकनीकी कपड़ा डॉट 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 के लिए निर्मित एक कपड़ा उत्पाद है। मतलब एक तकनीकी कपड़ा किसके लिए निर्मित एक उत्पाद है? क्या सौंदर्यप्रक उद्देश्य के लिए है या गैर कार्यात्मक उद्देश्य के लिए है या फिर कार्यात्मक उद्देश्य के लिए है या फिर गैर सौंदर्यपरक उद्देश्य के लिए है? तो जो तकनीकी कपड़ा होता है, तकनीकी कपड़ा जो है वो आपका कार्यात्मक उद्देश्य के लिए निर्मित कपड़ा होता है। किसके लिए? कार्यात्मक उद्देश्य के लिए निर्मित कपड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि मल्टी फिलामेंट यार्न डॉट 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 से बना है। जो मल्टी फिलामेंट यार्न है वो किससे मिलकर बना होता है? क्या वो एक प्रकार का पौधा होता है? क्या वो बहुत पतले सूत का बंडल होता है या फिर बांस होता है या कपास होता है? तो जो मल्टी फिलामेंट यार्न होता है या बहुत जो पतले पतले सूत होते हैं उनका ऐसे जो पतले पतले सूत होते हैं उनका बंडल होता है। इन जो बंडल बना होता है वो जो है मल्टी फिलामेंट यार्न होता है। कहने का मतलब मल्टी फिलामेंट यार्न जो है वो पतले सूत का बना हुआ बंडल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि कपास की आंतरिक संरचना होती है, कैसी होती है? कपास के बारे में आपने पढ़ा है, आपने इनकी विशेषताओं के बारे में भी पढ़ा है। तो क्या ये सीधी नुकीर किनारों पर नुकीली होती हैं, चपटी घुमावदार बल खाते फीते के समान होती हैं या फिर गोल घुमावदार सीधे कांच के समान होती हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो कपास की आंतरिक संरचना होती है ये कैसी होती है? ये चपटी घुमावदार बल खाते फीते के समान होती है। जब आपने कपास पढ़ा था तो कपास में इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। एक आपने पढ़ा था कि भौतिक विशेषताएं होती हैं और एक रासायनिक विशेषताएं होती हैं। तो ये जो चपटी घुमावदार बल खाते हुए फीते के समान है ये आपके किस किस गुण में आता है? तो ये आता है आपके भौतिक विशेषताओं में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है
वर्तमान में भारत के कपास व्यापार का प्रतिनिधित्व करने वाला कपास ब्रांड कौन-सा है? इसमें से कौन-सा कपास ब्रांड है जो है भारत के व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है? क्या वो कॉटन सिंगापुरी है? क्या वो कस्तूरी कॉटन है? या फिर कॉटन मृग है? या फिर मूंगा सिल्क कॉटन है? जब हमने कॉटन की क्लास लिया था जब हमने रेशों के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, तो हमारी पहली क्लास में हमने कॉटन के बारे में डिस्कस किया था। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वर्तमान में भारत के कपास व्यापार का प्रतिनिधित्व जो कर रहा है, वो कर रहा है कस्तूरी कॉटन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि समुद्र द्वीप कपास कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको कपास की क्लास में मिल जाएँगे। तो समुद्र द्वीप कपास कहते हैं, किसे कहते हैं? जॉर्जिया के तट पर पैदा होने वाले कपास को, या यूएसए में पैदा होने वाले कपास को, मिस्र में उत्पादित किए जाने वाले कपास को, या जापान में उत्पादित किए जाने वाले कपास को। तो आपको पता है समुद्र द्वीप कपास किसे कहते हैं? जो जॉर्जिया के तट पर कपास उत्पादन किया जाता है, उसे हम समुद्र द्वीप कपास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि कपास किस समूह का है? कपास किस समूह का है? क्या वो कार्बोक्सिल समूह का है? क्या वो इथिलीन समूह का है? क्या वो अल्कोहलिक समूह का है? या फिर वो मीथेन समूह का है? तो आपको पता है जो कपास है, कपास आपका कार्बोक्सिल समूह का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि परिधान की शैली कैसी होनी चाहिए? क्या वो जीवन शैली से मेल खाती हुई होनी चाहिए, या विवाह के अवसर पर श्वेत पत्र होना चाहिए, या शोकावस्था में मूल्यवान व सुंदर होना चाहिए, बिना आस्तीन के ब्लाउज होना चाहिए? तो जो परिधान होता है, परिधान की शैली कैसी होनी चाहिए? तो परिधान की शैली जो है वो जीवन शैली से मेल खाती हुई होनी चाहिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानने से पहले सबसे पहले पड़ता है वह है। मतलब किसी व्यक्ति को अगर आप व्यक्तिगत रूप से नहीं जान रहे हैं, तो सबसे पहले आपका ध्यान किस पर जाता है? क्या उसके परिधान पर जाता है? क्या उसके बात विचारों से, या फिर उसके रंग पर, या कोई नहीं? तो जो एक व्यक्ति होता है, व्यक्ति को अगर आप व्यक्तिगत रूप से पहले नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले आप उसके परिधान से परिचित होते हैं। तो किस पर पड़ता है आपका ध्यान? तो उसके परिधान पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि आज समाज में वस्त्र का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। क्योंकि मतलब आज हमारे समाज में वस्त्र का महत्व इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया है? वस्त्र से व्यक्तित्व के निर्माण में सफलता मिलती है। क्या इसलिए बढ़ गया है? समाज में उपयुक्त स्थान मिलता है। व्यक्ति सुंदर, आकर्षक एवं स्मार्ट दिखना चाहता है, या फिर ये सभी। तो आपको पता है कि आज आज जो हमारा समाज है, इस समाज में वस्त्रों का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है अपने आप को सुंदर और स्मार्ट दिखाना चाहता है। वस्त्रों से क्या होता है कि समाज में उपयुक्त स्थान मिलता है, और वस्त्रों से व्यक्तित्व के निर्माण में भी सफलता मिलती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो आपका ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है, ये सही हो जाएगा। ये सारे ऑप्शन आपके सही हैं। ये सारे आप इन सारे जो है जो कारण दिए गए हैं, ये सारे इन्हीं वजहों से जो है वस्त्र की जो है महत्ता बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि वस्त्र निर्माण के लिए प्रयुक्त रेशों में निम्नलिखित कौन सा गुण नहीं है? इनमें से कौन सा है जो वस्त्र के निर्माण के लिए गुण आवश्यक नहीं है? क्या मजबूती है वो, प्रत्यास्थता है वो, ऊष्मा का प्रवाह एवं दाहकता है वो, या अनुपयुक्त घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व है वो? तो क्या होता है कि वस्त्रों के निर्माण के लिए तो मजबूती होना ही चाहिए, प्रत्यास्थता ये भी होना चाहिए, ऊष्मा का प्रवाह एवं दाहकता ये भी होना चाहिए, लेकिन जो ये आपका अनुपयुक्त घनत्व दिया गया है, ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 जो हो गया, ये आपका गलत हो गया। मतलब कि इसमें आपका कौन-सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो 4 ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, यह कपड़ा सीधे तंतुओं से बनाया जाता है। तो कौन-सा कपड़ा है जो सीधे तंतुओं से बनाया जाता है? क्या वो टेफ्टेड कपड़ा है? या फिर वो लैमिनेटेड कपड़ा है? या फिर ब्रेडेड कपड़ा है? या फिर फेल्ट कपड़ा है? तो आपको पता है कि जो ये फेल्ट होता है, नमदा,
ये हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था कि नमदा क्या होता है। तो जो फेल्ट होता है, ये ऊन जो होते हैं, ऊन के रेशे जो होते हैं, उनको मतलब कि टेम्परेचर देकर और प्रेशर देकर इनको सीधे ऐसे जमा दिया जाता है। तो ये कौन से हो जाते हैं? ये फेल्ट बन जाते हैं, मतलब जिसे हम नमदा बोलते हैं। चाहे फेल्ट दिया हो या फिर नमदा दिया हो, बात एक ही होती है। तो किस कपड़े को सीधे तंतुओं से बनाया जाता है? तो वो फेल्ट को बनाया जाता है, मतलब नमदे को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि ताप के अच्छे सुचालक होते हैं। इनमें से क्या हैं जो ताप के अच्छे सुचालक होते हैं? क्या लिनन होता है? क्या कॉटन होता है? या रेशम होता है? या फिर लिनन और कॉटन दोनों होते हैं? तो आपको पता है कि ताप के अच्छे सुचालक कौन हैं? ताप के आपके अच्छे सुचालक हो जाते हैं लिनन और कॉटन। ये दोनों ही आपके ताप के अच्छे सुचालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि कपास की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? जब हमने कपास पढ़ा था, जब हमने रेशम के बारे में पढ़ा था और जब हमने लिनन के बारे में पढ़ा था, तो आपसे ये कहा था कि हमें इस प्रक्रिया जो हम इसके उत्पादन की प्रक्रिया कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग हम देख रहे हैं, इसके क्रम को आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि आपसे क्रम से पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है कि ये जो क्रिया की जा रही है, ये किस वस्त्र पर किया जाता है या किस रेशे पर किया जाता है। तो ये जो आपका हार्वेस्टिंग हो गया, गिनिंग हो गया, कॉम्बिंग हो गया, रोविंग हो गया, ये सारी प्रक्रिया तो आपको समझ में आ रही है कि कपास पे की जाती है। लेकिन अब आपको बताना ये है कि इसमें से कौन-सी प्रक्रिया मतलब इसका सही क्रम कौन-सा है? क्या सबसे पहले हार्वेस्टिंग होता है, फिर गिनिंग होता है, उसके बाद कॉम्बिंग होता है, फिर रोविंग होता है? या फिर पहले हम गिनिंग करते हैं, फिर रोविंग, कॉम्बिंग एंड हार्वेस्टिंग, या फिर हम रोविंग, गिनिंग, हार्वेस्टिंग एंड देन कॉम्बिंग करते हैं? हार्वेस्टिंग, कॉम्बिंग, रोविंग एंड लास्ट में हम गिनिंग करते हैं। तो अगर आपने कपास की क्लास ली होगी और आपने स्टेप को समझा होगा, जो कि मैंने आपको कई बार बताया था कि इसके आपको चरणों को ध्यान रखना है, तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से आ जाएगा। सबसे पहले क्या हार्वेस्टिंग आपका आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके पहले ही कट जाते हैं। जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है और जो ऑप्शन नंबर 3 है, ये तो आपका पहले ही कट जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हार्वेस्टिंग करते हैं। इसमें भी हार्वेस्टिंग दिया है, फिर इसमें गिनिंग आ गया और इसमें कॉम्बिंग आ गया। तो हमने देखा था कि जो है कॉम्बिंग तो हम बाद में करते हैं, पहले हम गिनिंग प्रोसेस करते हैं। गिनिंग करते हैं, फिर उसके बाद कॉम्बिंग करते हैं और लास्ट में हम रोविंग करते हैं। तो ये जो आपका पहला वाला ऑप्शन हो गया, ये आपका ऑप्शन सही हो गया कि पहले हम हार्वेस्टिंग करेंगे, फिर गिनिंग करेंगे, फिर कॉम्बिंग करेंगे और लास्ट में हम रोविंग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि ढाका के मलमल का निर्माण होता था। आपको पता है कि ढाका का मलमल का निर्माण किससे होता था? क्या वो सूती वस्त्रों से मतलब कपास से होता था या सिल्क के रेशे से होता था, लिनन के रेशे से होता है या फिर नायलॉन के रेशे से होता है? तो आपको ये बताना है कि ढाका का मलमल किससे निर्मित है? तो जो ढाका का मलमल है वो कपास से निर्मित रेशा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन किए गए चमकीले रंगों की पोचमपल्ली सदरी साड़ी और विशेष प्रकार के परिधान जिसे हम पोचमपल्ली भी कहते हैं के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब कहाँ पर है, किस राज्य में है? क्या ये केरल में है, क्या ये तेलंगाना में है, या फिर ये कर्नाटक में है या राजस्थान में है? तो ये क्वेश्चन मैंने कल भी आपसे पूछा था लेकिन किसी ने भी कमेंट नहीं किया था। तो ये जो आपका पोचमपल्ली है ये भारत के दक्षिणी राज्य में है। दक्षिणी राज्य का मतलब क्या हो गया, जो आपका ये भारत है, ये जो निचला हिस्सा है ये आपका दक्षिणी भारत होता है। तो ये इसमें कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पोचमपल्ली जो है ये तेलंगाना में आता है। ठीक, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा कि त्वचा के अनुकूल पहनने के गुण वायु पारगम्यता, जल निरोध, प्रतिरोध, नमी ग्रहण करने जैसे गुण अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? क्या पहनने के शारीरिक गुण के अंतर्गत आते हैं,
सौंदर्य परक गुण के अंतर्गत आते हैं, या पहनने के जैविक गुण के अंतर्गत आते हैं, या फिर पहनने के रासायनिक गुण के अंतर्गत आते हैं। तो आपको पता है ये क्या, जो वस्त्र पहनने के गुण हैं, वायु पारगम्यता, जल प्रतिरोध, नमी ग्रहण करने के गुण, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब आते हैं आपके पहनने के शारीरिक गुण के अंदर। मतलब आपने जब कपास के बारे में पढ़ा, लिनन के बारे में पढ़ा, या आप जो अभी आगे पढ़ेंगे, तो सारे रेशों की 2 विशेषताएँ पढ़ेंगे। एक तो आप पढ़ेंगे कि जो भौतिक विशेषताएँ हैं, और एक पढ़ेंगे रासायनिक विशेषताएँ। तो भौतिक विशेषताओं में क्या आ जाएगा? जैसे उसकी लंबाई आ जाएगी, उसकी जो है नमी सोखने की क्षमता, प्रत्यास्था, प्रतिस्कंदता, ये सब क्या आ जाएँगे? ये सब आ जाएँगे भौतिक गुण के अंतर्गत। रासायनिक गुण के अंतर्गत क्या आएगा? अम्ल का प्रयोग, क्षार का प्रयोग, ब्लीच कर सकते हैं कि नहीं है, कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी आएँगी रासायनिक विशेषताओं के अंतर्गत। तो ये जो विशेषताएँ आपको दी गई हैं, जल प्रतिरोध, नमी ग्रहण करना, वायु पारगम्यता, ये सब जो हैं आपके भौतिक गुण आ जाते हैं, जिसे हम शारीरिक गुण के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नमी ग्रहण करना डॉट डॉट है, क्या है? क्या ये रासायनिक संपत्ति है? यहाँ संपत्ति से मतलब है कि गुण। क्या ये रासायनिक गुण है, या फिर रासायनिक विशेषता बोल सकते हैं? क्या ये रासायनिक संपत्ति है, या फिर भौतिक संपत्ति है? स्थूल गुण है, या फिर पारिस्थितिकी गुण है? अभी अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि ये क्या होता है, नमी ग्रहण करना कैसा गुण होता है? तो ये होता है आपका भौतिक संपत्ति या भौतिक विशेषता, या फिर हम इसे भौतिक गुण कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि नायलॉन फाइबर का उपयोग डॉट 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 के उत्पादन के लिए किया जाता है। जो नायलॉन फाइबर है, उसका उपयोग किसके उत्पादन के लिए किया जाता है? क्या वो परमाणु क्षेत्र के लिए किया जाता है, खेल का सामान बनाने के लिए किया जाता है, रोबोट हथियार के लिए किया जाता है, या फिर पैरासूट के लिए किया जाता है? तो जो नायलॉन फाइबर होता है, इसका उपयोग पैरासूट बनाने के लिए किया जाता है। क्या बनाने के लिए? पैरासूट बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि कौन सी परिसज्जा को शुष्क परिसज्जा कहते हैं? इसमें से जो परिसज्जाएं आपको दी गई हैं, इसमें से शुष्क परिसज्जा कौन सी है? क्या वो मिश्रित परिसज्जा है, रासायनिक परिसज्जा है, यांत्रिक रासायनिक परिसज्जा है, या फिर यांत्रिक परिसज्जा है? तो जो ये आपकी यांत्रिक परिसज्जा है, इसी परिसज्जा को हम शुष्क परिसज्जा के नाम से भी जानते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, चाहे आपसे यांत्रिक परिसज्जा बोला जाए या फिर शुष्क परिसज्जा बोला जाए, ये दोनों बातें सेम होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि पारंपरिक रेते को डॉट 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 के रूप में परिभाषित किया गया है। जो आपके पारंपरिक रेशे होते हैं, इनको किस रूप में परिभाषित किया गया है? क्या ये पुनर्जीवित रेशे कहलाते हैं, कृत्रिम रेशे हैं, या फिर प्राकृतिक रेशे हैं, या कार्बनिक रेशे हैं? तो जो पारंपरिक रेशे होते हैं, इनको प्राकृतिक रेशों के रूप में भी परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि कपास उत्पादन से संबंधित असत्य कथन बताइए। आपने कपास के बारे में पढ़ लिया है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन गलत दिया गया है। कपास का फसल चक्र 200 दिन का होता है। जलवायु उष्णकटिबंधीय एवं मिट्टी काली होनी चाहिए। कपास की प्राप्ति पेड़ के तने से होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या इसमें से कौन सा कथन गलत है? अगर ये तीनों कथन सही हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जो कपास है, इसके फसल का उत्पादन चक्र जो है वो 200 दिन होता है। अगला, जो कपास के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है, और जलवायु जो होती है वो उष्णकटिबंधीय होनी चाहिए। अब कपास का जो कपास की प्राप्ति होती है, आपको पता है कि वो बीज से होती है, तने से नहीं होती है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर 3 है, ये गलत हो जाएगा। मतलब कि हम ऑप्शन नंबर जो 3 है, इसको सही टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि यही कथन असत्य है। जब आपने टेक्सटाइल की पहली क्लास देखी थी, तब वहाँ पे आपने देखा था कि कौन से जो है आपको कपास जो है, कपास और कापूस, ये दोनों आपको बीज से प्राप्त होते हैं। बाकी तने और पत्ती से भी प्राप्त होते हैं। आपने देखा था कि प्राणिज जगत से भी प्राप्त होते हैं रेशे, और जो है खनिज जगत से भी प्राप्त होते हैं रेशे। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
आप में से अगर किसी ने भी टेक्सटाइल की पहली और दूसरी क्लास नहीं देखी है तो एक बार उसे जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको वहाँ से क्वेश्चन डेफ़िनेटली मिलने वाले हैं और बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो जो आपका कपास का नहीं, ये आपके रेशों का वर्गीकरण किया गया है, वो बहुत ही ईज़ी वे में किया गया है, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसीलिए अगर आपने पहली और दूसरी क्लास नहीं ली है टेक्सटाइल की, तो उसे ज़रूर ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कपास को साफ करने की विधि है। कपास को साफ करने की विधि कौन-सी है? गिनिंग है, बेलिंग है, कॉम्बिंग है या फिर पिकिंग है? तो आपको पता है कि कपास की जो है साफ करने की विधि को हम क्या कहते हैं? उसे हम गिनिंग प्रोसेस कहते हैं। अगर आपने उसके प्रोसेस को ध्यान से पढ़ा होगा तो ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लग रहे होंगे। लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आज आज मैंने 50 क्वेश्चन लिए हैं, आपको बताना है 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। क्योंकि आपने ज़्यादातर जो मैंने क्वेश्चन लिया है लिनन और कपास का ही लिया है, और जो इसमें परिसज्जाओं की बात की गई है वो भी आपको बता ही दिया गया है। तो आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, फ्लैक्स के पौधे के लिए प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है। जो फ्लैक्स के पौधा है उसको क्या प्राप्त करने के लिए रिपलिंग किया जाता है? बीज, तने, पौधा, लीनन। तो ये जो लीनन है आपका, लीनन को प्राप्त करने के लिए जो है ये रिपलिंग की जाती है। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि जो फ्लैक्स है ये तने से प्राप्त होता है। लेकिन जो लीनन है आपका, ये जो प्रक्रिया की जा रही है, रिपलिंग की प्रक्रिया की जा रही है, वो लीनन को प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। और एक क्वेश्चन और आप लोग का था, एक लोग काफ़ी परेशान थे कि एक क्वेश्चन था आपका, पूरा क्वेश्चन हाँ, शायद ये था कि ब्रेल भाषा जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो उसमें एक ऑप्शन था आपका कि देखने में कमी। तो जो ब्रेल भाषा होती है वो देखने में कमी के लिए नहीं किया जाता है। देखने के कमी का मतलब ये हो जाता है कि आपको हो सकता है धुंधला दिखाई दे रहा हो सकता है आपको चीज़ें जो है वो आपकी आँखों को चमक रही हों, या हो सकता है दूर की चीज़ें आपको ना दिखाई दे रही हों, या हो सकता है कि पास की चीज़ें आपको ना दिखाई दे रही हों। तो देखने में कमी का मतलब ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन जो ब्रेल भाषा का प्रयोग किया जाता है, वो जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ नेत्रहीनों के लिए किया जाता है। और ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन भी किया था कि जो ये आपका ब्रेल भाषा होता है उसमें 6 डॉट होते हैं। तो जो ये 6 डॉट होते हैं, इन्हीं के प्रयोग से जो नेत्रहीन लोग होते हैं वो पढ़ते हैं। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी था कि इनमें से कोई नहीं, वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो ये मैंने जो पूछा था, किसी ने पूछा था तो मैंने उनको ये पूरा डिटेल में भी बताया था, लेकिन तब भी शायद उनको समझ में नहीं आया कि मैं क्या कहना चाह रही थी, या फिर मैं उनको नहीं समझा पाई कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो अगर आप ये वीडियो देख रही हो और अगर आपको ये समझ में आ गया हो कि वो ऑप्शन मैंने थर्ड वाला क्यों सही नहीं किया था, तो एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर अब आपको समझ में आ गया हो तो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुजरात की नवविवाहिता स्त्रियां एक प्रकार का वस्त्र पहनती हैं जिसे हम पटोलू कहते हैं। वो बना होता है, जो पटोलू होता है, यहाँ से आपको दो क्वेश्चन ध्यान रखना है। पहला तो ये, दो क्वेश्चन क्या, यहाँ पे आपका 3 क्वेश्चन तैयार हो रहा है। पहला तो ये कि जो गुजरात की नवविवाहित स्त्रियां वस्त्र पहनती हैं उनको क्या कहते हैं? उनको पटोलू कहते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि गुजरात की जो पटोलू जो है गुजरात में कौन पहनता है या कब पहना जाता है? तो वो नवविवाहित स्त्रियाँ पहनती हैं। अब क्वेश्चन ये है आपका कि ये जो पटोलू होता है ये किससे बना होता है? क्या ये सूती वस्त्र से बना होता है? मतलब कि सूती रेशे से बना वस्त्र होता है, या फिर ऊनी रेशे से बना वस्त्र होता है, या लिनन के रेशे से बना वस्त्र होता है, या फिर रेशमी रेशे से बना वस्त्र होता है? तो ये जो पटोलू होता है, ये पटोलू आपका बना होता है रेशमी रेशे से बना वस्त्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि सूती कपड़ा जलता है तो उसमें से निकलती है, जो आपका कॉटन होता है जब वो जलता है तो उसमें से किस प्रकार की लौ निकलती है? क्या सफ़ेद लौ निकलती है, नीली लौ निकलती है, पीली लौ निकलती है, या फिर नारंगी लौ निकलती है? तो जो सूती कपड़ा होता है जब इसे जलाया जाता है तो ये आपका पीली लौ देती है, ठीक?
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सुमेलित है? मतलब इसमें जो ऑप्शन दिया गया है कौन-सा सही है? क्या रेशम जो है मानवकृत रेशा होता है? रेयान प्राकृतिक रेशा होता है? लिनन जो है वानस्पतिक रेशा होता है? ऊन धात्विक रेशा होता है? तो आपको पता है कि आपने पढ़ा है जो लिनन है ये आपका वानस्पतिक रेशे में आता है। किसमें आता है? ये आपका वानस्पतिक रेशे में आता है। जो रेशम है ये मानवकृत रेशा नहीं है, रेशम आपका एक जांतव रेशा है, जांतव जगत का रेशा है। रेयान आपका मानवकृत रेशा हो जाता है, ऊन जो होता है ये भी आपके जांतव जगत का रेशा होता है। आपको पता है जो प्राणिज जगत से प्राप्त होने वाले रेशे होते हैं वो 2 होते हैं। तो ये दोनों आपको यहीं पर मिल गए। कौन से? रेशम और ऊन। रेयान जो है वो मानव निर्मित रेशा होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 वाला दिया गया है जो ये लिनन है, जो लिनन है वो वानस्पतिक रेशा है, ये सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि रेशे या वस्त्र की खुरदुरी सतह पर रगड़ या घिसावट सहने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है? क्या वो दृढ़ता कहलाती है? क्या वो अपघर्षण प्रतिरोधकता कहलाती है? या फिर वो बंधन क्षमता क्षमता कहलाती है? या फिर वो प्रतिस्कंदता कहलाती है? तो आपको पता है कि घर्षण घर्षण सहने की जो क्षमता होती है, घिसावट सहने की जो क्षमता होती है, वो अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है। अब आपको कमेंट करके बताना है ये प्रतिस्कंदता का अर्थ क्या होता है? ये आपने टेक्सटाइल की दूसरी क्लास में भी देखा था और हम इसको कई बार चर्चा कर चुके हैं कि प्रतिस्कंदता क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि शरीर को ढकने के लिए विभिन्न प्रकार के कपड़े के लिए उपयोग में आने वाला शब्द है। शरीर को ढकने के लिए विभिन्न प्रकार के कपड़े के लिए उपयोग में आने वाला शब्द क्या कहलाता है? क्या वो पहनावा कहलाता है? क्या वो वस्त्र कहलाता है? क्या वो ढांचा कहलाता है या फिर वो कपड़ा कहलाता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं वस्त्र बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि रेमी प्राप्त होता है। रेमी किससे प्राप्त किया जाता है? नेटेल के पौधे से, कपास के पेड़ से, सीसल से या फिर नारियल से? तो जो रेमी की प्राप्त होती है, रेमी की प्राप्ति नेटेल के पौधे से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आप इसको जो है नोट कर लीजिएगा, अभी हमने रेमी के बारे में नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका सही क्रम बताना है। सही क्रम अगर आपने पहले क्लास देखी होगी तो आपको यहाँ से ये क्वेश्चन आपको आसानी से आ रहा होगा। तो सही क्रम क्या होता है? क्या हम सबसे पहले रंगाई करते हैं, फिर बुनाई करते हैं, फिर कपड़ा पहनने योग्य हो जाता है? या फिर पहले रेशा होता है, कताई की जाती है, बुनाई की जाती है, कपड़ा होता है, फिर पहनने योग्य कपड़ा होता है? या फिर रेशा होता है, रेशे को हम सिलाई कर देते हैं, सिलाई के बाद हम बुनाई कर देते हैं, बुनाई के बाद कपड़ा प्राप्त हो जाता है? या फिर रेशा होता है, उसपे कताई होती है, फिर धागा होता है, फिर बुनाई होती है, कपड़ा होता है, फिर पहनने योग्य कपड़ा होता है। तो इसका जो सही क्रम है, वो सही क्रम आपका ऑप्शन नंबर 4 है। सबसे पहला वस्त्र विज्ञान की जो सबसे छोटी इकाई है, वो है आपका रेशा। रेशे से हमें क्या प्राप्त होता है? धागा प्राप्त होता है। जो हम रेशे से धागा प्राप्त करते हैं, जो इसमें क्रिया होती है, उसे हम कहते हैं कताई। और जो धागे से कपड़ा प्राप्त होता है, तो जो धागे से कपड़ा प्राप्त करने की क्रिया होती है वो होती है बुनाई। और फिर जब कपड़ा हमें मिल जाता है तो हम उसे पहनने योग्य कपड़ा हो जाता है। उसके बाद हम क्या बना लेते हैं? उसको पहनने योग्य कपड़ा बना लेते हैं। अभी हमने पहले इससे पहले शायद से 8-10 क्वेश्चन पहले या जब भी हमने डिस्कस किया था एक नमदे के बारे में, फेल्ट। तो जो फेल्ट होता है वो डायरेक्ट जो है आपका रेशे से कपड़ा बन जाता है, उसमें धागा आपका नहीं बनता है। तो क्या होता है? रेशे से सीधे वो कपड़ा बन जाता है। कैसे? टेम्परेचर और प्रेशर देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, निम्न में से कौन सी यांत्रिक परिसज्जा नहीं है? इनमें से कौन सी यांत्रिक परिसज्जा नहीं है? क्या कैलेंडरिंग नहीं है, सेंफोराइजिंग नहीं है, मोयरिंग नहीं है या फिर सिलवट रोधी प्रतिरोधकता सॉरी सिलवट रोधी परिसज्जा जो होता है वो नहीं है? तो जो इसमें से यांत्रिक परिसज्जा नहीं है वो आपका आ जाता है सिलवट रोधी परिसज्जा, जो है ये आपका यांत्रिक परिसज्जा के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, सभी प्राकृतिक रेशे में सभी प्राकृतिक रेशों में सर्वाधिक मजबूत रेशा होता है
कौन सा? जो हमारे प्राकृतिक रेशे होते हैं, इसमें जो आपको दिख रहे हैं ये सारे आपके प्राकृतिक रेशे हैं। अब प्राकृतिक रेशों में सबसे मजबूत रेशा कौन-सा होता है? क्या वो आपका सूती है, लिनन है, रेशम है या ऊनी है? तो आपको पता है कि सर्वाधिक मजबूत रेशा कौन-सा है? वो है आपका रेशम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि प्यूपा के चारों ओर एक खोल सा बन जाता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं हम? क्या उसे अंडा कहते हैं? क्या उसे लार्वा कहते हैं? या उसे कोकून कहते हैं? या फिर उसे कीड़ा कहते हैं? तो जो प्यूपा के चारों ओर एक खोल सा बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कोकून, और इसी कोकून से हमें क्या प्राप्त होता है? रेशम का रेशा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि कपास मनुष्य के शारीरिक संतुलन संगठन के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए इसे मनुष्य मैत्री रेशा कहते हैं। क्या? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिएगा कि कपास मनुष्य के शारीरिक संतुलन संगठन के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए इसे मनुष्य मैत्री रेशा कहते हैं। क्या ये कथन सत्य है, या फिर ये कथन असत्य है, या फिर ये कथन आंशिक रूप से सत्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं? मतलब ये ना सत्य है, ना असत्य है, ना आंशिक रूप से ही सत्य है। तो जो कपास होता है, कपास मनुष्य के शारीरिक संतुलन संगठन के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए इसे मनुष्य मैत्री रेशा कहते हैं। यह कथन आपका 100% सत्य है। तो इसका पहला आंसर क्या हो जाएगा? ये सत्य है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि कपास का रंग सफेद से भूरा हो तो किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? अगर आपका कपास का जो रंग है वो सफेद से भूरापन लिए हुए है, तो इसका मतलब उसमें किसकी उपस्थित है? क्या उसमें नाइट्रोजन की उपस्थित है? क्या उसमें सल्फर की उपस्थित है? क्या उसमें कैल्शियम की उपस्थित है? या फिर उसमें आयरन की उपस्थित है? तो कपास का रंग सफेद से भूरा होने का मतलब ये दर्शाता है कि कपास में जो है नाइट्रोजन की उपस्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कपड़ा मनुष्य की सामाजिक आवश्यकता है, यह कथन है पूर्ण सत्य है, आंशिक सत्य है, पूर्ण असत्य है, या फिर आंशिक असत्य है? तो आपको पता है कि जो कपड़ा है वो मनुष्य की सामाजिक आवश्यकता बन गई है। ठीक, ये कथन क्या है? ये कथन पूरी तरह से सत्य है। तो इसका पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगी, यह पूर्ण रूप से सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, कपास विश्लेषण प्रयोगशाला है, कहाँ पर है? माटोंगा महाराष्ट्र में है, नासिक महाराष्ट्र में है, कोलकाता में है, या फिर चेन्नई में है? तो जो कपास विश्लेषण प्रयोगशाला है वो कहाँ पर है? वो माटोंगा महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, कपड़े की उद्गम की स्थिति नहीं सॉरी कपड़े की उद्गम का सिद्धांत नहीं है, कि कपड़े का इसमें से उत्पादन क्यों हुआ, इसका सिद्धांत कौन सा नहीं है? क्या मोडेस्टी नहीं है, या प्रोटेक्टिव नहीं है, टैटूइंग नहीं है, या फिर डेकोरेटिव नहीं है? तो जो कपड़े के उद्गम का सिद्धांत है वो मोडेस्टी भी है, प्रोटेक्टिव भी है, और डेकोरेटिव भी है। जो इसमें से आपका टैटूइंग है ये कपड़े के उद्गम का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, विश्व का सबसे कीमती ऊन कहाँ से प्राप्त होता है? क्या मोहेर से प्राप्त होता है, वैक्यूना से प्राप्त होता है, अंगोरा से प्राप्त होता है, या फिर वैक्टियन से प्राप्त होता है? तो आपको पता है विश्व का सबसे महंगा कोट जो होता है महंगा ऊन जो होता है वो वैक्यूना से प्राप्त होता है, और इसी से सबसे महंगा कोट मिंक कोट बनाया जाता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि विश्व का सबसे महंगा कोट कौन सा होता है? वो होता है आपका मिंक कोट होता है, और सबसे महंगा ऊन अगर पूछा जाए तो वो वैक्यूना ऊन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है कि ऊन की संरचना होती है, ऊन की संरचना कैसी होती है? क्या एक कोशिकीय होता है, बहुकोशिकीय होता है, द्विकोशिकीय होता है, या सभी होता है? तो जो ऊन की संरचना होती है वो होती है बहुकोशिकीय होती है। ठीक। तो ये थे हमारे आज के पूरे 50 क्वेश्चन जिसे हमने डिस्कस कर लिया है। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे? इसमें से कुछ नए क्वेश्चन थे,
कुछ आपके पीवाईक्यू थे। तो जो मुझे लगे कि आपके लिए करवाना ज़्यादा ज़रूरी है, वो मैंने सारे क्वेश्चन ले लिए थे। अगर इसमें से जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर नोट डाउन नहीं करते हैं, तो स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा। लेकिन वो वैसे ही फ़ोन में पड़ा रहता है, ये आपको भी पता होगा। तो ये आपको क्वेश्चन की सीरीज़ कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे थे? अगर अच्छे लगे हों, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।